कराली बाबू का मकान यही है? मेरा नाम ब्योमकेश है, इंस्पेक्टर साहब से मिलना। सोच समझ के ठीक से जवाब देना। जरा भी झूठ बोले ना तो सीधा हथकड़ी पहना दूंगा, समझे? जी हुजूर। ओह, तो आ गए आप। कहिए इंस्पेक्टर सेन, कैसे याद किया? बैठिए। कमिश्नर साहब चाहते हैं कि आप भी कुछ छानबीन करें, इसलिए बुलाया है। उनका हुक्म सराखों पर, आप भी देख लीजिए। लेकिन नया क्या देखेंगे आप? एक मामूली खून का मामला है। खूनी कौन है वो भी पता चल गया है। खून किसका हुआ है? इस मकान के मालिक कराली बाबू का। केस सीधा साधा सा है। कराली बाबू के एक भांजे साहब है मोतीलाल, इसी मकान में रहते हैं। वही कल रात से खून करके गायब है। आप जरा खुलासा तो बताइए। इस मकान के मालिक कराली बाबू यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों में से हैं। अब कहाँ है थे। कलकत्ते में उनके 3-4 और भी मकान हैं और बैंक में बड़ी मोटी रकम भी। लेकिन न बीवी है न बच्चे, और अमीर होने के नाते रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है। देखिए ना, इसी मकान में इनके साथ 5 व्यक्ति और पलते हैं। 3 भांजे, मक्खनलाल, मोतीलाल और चुनीलाल, और उनकी बड़ी साली के 2 बच्चे, लड़का सुकुमार और लड़की सत्यवती। कराली बाबू थे बड़े गुस्से वाले और सनकी भी। बस आए दिन अपनी वसीयत बदलते रहते थे। उनकी अलमारी से 3 वसीयतें मिली। पहली में उन्होंने मक्खनलाल को वारिस बनाया, दूसरी में मोतीलाल को, और तीसरी में सारी जायदाद सुकुमार के नाम कर दी। पर ऐसा क्यों? जिससे नाराज हुए उसे वसीयत से निकाल दिया। इसी वसीयत को लेकर कल दोपहर मोतीलाल और कराली बाबू के बीच में झगड़ा हुआ था। अब मोतीलाल भी गर्म मिजाज का आदमी है और पीने का भी शौकीन। कल रात 12 बजे से वो गायब है। घर के 2 नौकरों ने उसे रात को दाते देखा है, और आज सुबह कराली बाबू की लाश उनके कमरे में मिली। अब तो साफ जाहिर है कि खूनी कौन है। जरा 1 मिनट, पहले इससे निपट लूं। हाँ, तो कल रात को मोतीलाल को कितने बजे बाहर जाते देखा? रात के 12 बजे के बाद। तुमने मोतीलाल को सीढ़ी से उतरते देखा? जी नहीं हुजूर, जब वो दरवाजे से बाहर निकले तब देखा। ऊपर से उतरते क्यों नहीं देखा, बोलो? उस वक्त हुजूर मैं पड़ोस में गांजे का दम मार रहा था। हाँ, बाहर का दरवाजा खुला था। जी। तुम कितने बजे घर वापस आए? मोती बाबू के जाने के आधे घंटे बाद मैं वापस आ गया था। तब तक सुकुमार बाबू वापस आ गए थे। वो अब ये सुकुमार बाबू कहाँ से अटक के? वो मैं नहीं जानता हुजूर। सुकुमार बाबू कितने बजे वापस आए? मोती बाबू के जाने के 10-15 मिनट बाद ही। अब चलिए घर वालों से भी मुलाकात कर लें। कराली बाबू की लाश उनके कमरे में होगी ना? हाँ चलिए, तुम सब यही रहना, समझे? ये कमरा किसका है? मोतीलाल का है, जिसने खून किया है। इसके ठीक ऊपर वाला कमरा कराली बाबू का है। आइए। आधी चाय प्लेट में छलकी और आधी कप में है। लाश जैसी थी वैसी है, हिलाई तो नहीं? नहीं, सिर्फ चादर से ढक दी है और गर्दन से सुई निकाल ली है। सुई? सुई। मौत कैसे हुई किसको पता ही नहीं, मैंने मालूम किया है। गर्दन के पीछे जहाँ मेडुला और फर्स्ट वर्टिब्रा मिलता है, वहाँ सुई घुसा घुसा के उनकी हत्या की गई है। ताजुब की बात है, जहाँ मेडुला और फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे के मिलने की जगह है वो तो बहुत नाजुक है। इसका मतलब है कि खूनी को यह मालूम था। मोतीलाल के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकलवा दिया? हाँ, दोपहर तक पकड़ा जाएगा। जाएगा कहाँ? क्या काम करता है वो? कुछ नहीं, अनपढ़ गवार, 3rd क्लास तक पढ़ा होगा। मामा का माल उड़ा रहा है और यहाँ वहाँ लोफरी करता फिरता है।
इनकी गर्दन पे तो 3 बार सुई घुसाने के निशान हैं। हाँ है, तो क्या हुआ? वो क्या है कि वो मेड्यूला और रीढ़ की हड्डी की मिलने की जगह न मिलने के कारण से कई बार सुई घुसाई होगी हत्या के लिए। आपने इनके नाक पे गौर किया? नाक पे? हाँ, नाक। काले स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। हाँ, शायद उनको जुकाम हुआ होगा। वो कई बार नाक साफ करने के कारण से ऐसे स्पॉट्स लग जाते हैं नाक पे। आपको दाल में कुछ काला लगता है? दाल में नहीं, नाक पे। चलिए। वो जो सुई आपके पास है वो जरा दीजिएगा। कमाल है। क्या हुआ? इसके साथ तो काले रेशम का धागा लगा हुआ है। इसमें कमाल की क्या बात है? सुई में धागा नहीं होगा तो मोटी रस्सी होगी। अब आप जल्दी कीजिए, मुझे थाने जाना है। सबसे बड़ा भांजा मोतीलाल है, उसके बाद मक्खनलाल जो नीचे रहता है, और उसके बाद चुनीलाल जो यहाँ ऊपर है। आइए उसे मिल लीजिए पहले। चुनीलाल, आप उनसे बातें करिए। वो एक सीधा साधा आदमी है, लंगड़ा, कहीं आता है न जाता है। तब तक मैं नीचे काम खत्म करके आता हूं। अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। आप ही चुनीलाल? जी हाँ, मैं ब्योमकेश, आपसे। ब्योमकेश बख्शी, सत्यान बख्शी, बैठिए ना। मैंने समझा आप सीआईडी के आदमी हैं। पुलिस को तो आपने सब कुछ बता ही दिया होगा, फिर भी आपसे 2-1 सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शौक से। आप खुद चलकर आए हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप जरूर अजीत बाबू हैं। जी हाँ। आपको तो मालूम ही होगा कि पुलिस का सारा शक आपके बड़े भाई मोतीलाल पर है। जी हाँ, मालूम है। भैया झगड़ालू और गुस्सेबाज जरूर हैं, लेकिन वे मामा का खून कभी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जायदाद से हटा दी गए हैं, इसी गुस्से से शायद अपने मामा का खून करने पर उतर आए हैं। जायदाद से तो हम तीनों भाइयों को हटाया गया है, फिर उन पर ही शक क्यों हो रहा है? अच्छा ये बताइए, कराली बाबू सबसे ज्यादा किसको पसंद करते थे? हम 5 जन यहाँ रहते हैं, और मामा किसको कितना प्यार करते थे ठीक से कहा नहीं जा सकता। वैसे मामा बहुत कड़े स्वभाव के आदमी थे। उनके मन में क्या है किसी को भी पता नहीं चलता था। हाँ, सत्यवती उनका हमेशा ख्याल रखती थी, शायद उससे ही ज़्यादा प्यार होगा। और आपसे? मैं अपंग हूँ, इसलिए मुझसे कुछ हमदर्दी हो सकती है। आज मामा इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। वो तो हमारे अन्नदाता थे। वो अगर हमें आश्रय नहीं देते तो आज हम सब फुटपाथ पर होते। उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत में सुकुमार को सब कुछ दे दिया है, मालूम है? जी हाँ, मालूम है। सुकुमार हर तरह से लायक है, पढ़ा लिखा है, आगे डॉक्टर बनेगा। हम तीनों भाई तो यूं ही हैं, लेकिन इससे मामा के मन में क्या था कुछ पता नहीं चलता। और इस घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके नाम कभी न कभी वसीयत न बनी हो। अब तो सुकुमार को सब कुछ मिलेगा। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? अगर सुकुमार भैया यहाँ आश्रय देते हैं तो यहीं रुकूंगा, नहीं तो चला जाऊंगा। और कर भी कह सकता हूँ। आप बता सकते हैं कराली बाबू का खून रात कितने बजे हुआ? कोई आवाज वगैरह सुनी? हो सकता है रात खत्म होने से पहले, या अरे आप अभी तक यहीं हैं? चलिए चलिए। कराली बाबू का खून कब हुआ था? रात को 12 बजे हुआ या रात को 4 बजे हुआ, क्या फर्क पड़ता है? आइए, देर हो रही है। ये सुकुमार का कमरा है और पास में उसकी बहन सत्यवती का। सुकुमारी एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। चलिए नीचे मक्खनलाल से मिल लेते हैं, वो टेढ़ी खीर है। चलिए। ऊपर आई गई है तो इन भाई बहन से भी मिल लेते हैं, हर्ज क्या है? ओह, आप लोग भी बस। सुकुमार, व्योमकेश बाबू तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। वो जो भी सवाल करे ठीक सोच समझ के जवाब देना, समझे? कल रात को आप कहाँ गए थे? सिनेमा गया था। कौन सा सिनेमा? चित्रा। अरे ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं और मैंने भी ज़रूरी नहीं समझा।
क्या जरूरी है और गैर जरूरी है उसका फैसला हम करेंगे। तुम्हारे पास कोई सबूत है तुम चित्रा सिनेमा गए थे? आपकी आखिरी मुलाकात कराली बाबू से कब हुई थी? शाम को 5 बजे। आप उनके कमरे में गए थे? जी। क्यों? मौसा जी की वसीयत के बारे में बात करना चाहता था। पहले उन्होंने सारी वसीयत मोतीलाल भैया के नाम लिख दी और बाद में उन्हें हटाकर सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। इस वजह से दोपहर को काफ़ी झगड़ा हुआ दोनों के बीच। मैंने उनसे कहा भी कि मुझे उनकी सारी दौलत नहीं चाहिए, वो उसको सब लोगों में बराबर बांट दें। फिर? उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। वहाँ से आप कहाँ गए? सिनेमा? नहीं, पहले चुन्नीलाल के पास गया। बातचीत करते करते देर हो गई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा सिनेमा चला जाऊं। सुना आपने? व्योमकेश बाबू, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या सुकुमार खूनी है और मोतीलाल को मैंने गलती से गिरफ्तार किया है? अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसी गलती क्यों करने लगे? चलिए अब इनकी छोटी बहन से मिलाते हैं। आपको तकलीफ देने आए हैं। पुलिस की थोड़ी बहुत ज्यादती का आप बुरा मत मानिएगा। पुलिस को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पुलिस नहीं है। ज्यादा नहीं, 2-1 सवाल है। आइए बैठिए। आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए, मैं यहीं से जवाब दूंगी। आप ही रोज सुबह चाय लेकर कराली बाबू से मिलती थी। आज सुबह चाय देते समय आपको पहली बार पता चला कि कराली बाबू गुजर चुके हैं। इससे पहले कुछ नहीं मालूम था। रात को कराली बाबू के कमरे का दरवाजा खुला था? हाँ, इस घर में किसी को भी रात में दरवाजा बंद करके सोने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कराली बाबू रात को कमरे का दरवाजा खुला रखकर सोते थे और ये सबको मालूम है। अब ये कैसा सवाल है? अगर क्रॉस एग्जामिन करना है तो ठीक से करिए ना, मुझे और बहुत काम है। देखिए इंस्पेक्टर सेन, अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो मुझे मजबूरन कमिश्नर साहब से कहना पड़ेगा कि आप मेरी तहकीकात में रोड़ा डाल रही हैं। ठीक है, तो मैं जाता हूं। आप कराली बाबू की मौत की खबर सुबह से पहले नहीं जानती थी। जरा फिर सोचकर बताइए। सोचकर ही बता रही हूँ, नहीं जानती। चाय जब देने गई तो तश्तरी में कैसे छलक गई? वो जब देखा वो गुजर गए हैं तो घबराहट में चाय तश्तरी में गिर गई होगी। पर जब गुजर गए हैं पता चला तो चाय वहां क्यों रखाई? घबराहट में कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं। कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। साफ साफ सब कुछ कह डालने से हमें बहुत मदद मिलेगी। आप सब कुछ नहीं बताएंगे? और मुझे कुछ नहीं मालूम। ये एम्ब्रॉयडरी आप बना रही हैं? जी। ये लाल नीले पीले काले धागे
सुई कहाँ है? सुई? हाँ सुई। सुई से तो सिलाई करती हैं। वो सुई कहाँ है? भैया। सत्या, सत्या, अच्छा नहीं किया आपने। मुझे सब कुछ बता सकती थी। मैं पुलिस थोड़ी हूं, ये तो आपको मालूम है। बताने से शायद आपको भी फायदा होता। चलो अजीत। चुनिए, मोती भाई को गिरफ्तार करके ले आए हैं। आप ही माखनलाल? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। छोड़ दो मुझे। मैंने मामा को कोई खून नहीं किया, भगवान की सौगंध। मैं रात भर अनारो के कमरे में शराब पी रहा था। अनारो गवाह है। ये रहे मोतीलाल, इन्हीं के नाम वारंट था। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कहाँ गिरफ्तार किए हैं? हाथ काटा गली के गड्ढे में। छोड़ो। चुप। अजीब आदमी है आप लोग। मैं तो अनारो के कमरे में रात भर सो रहा था। मालूम, लेकिन सुबह तो वापस आ जाते हैं। आज क्यों नहीं आए? रात भर मैंने इतनी पी रखी थी, पूरी एक बोतल पी रखी थी। फिर सुबह कैसे आता? नींद ही नहीं खुली। ले जाओ इसे, डाल दो लॉकअप में। आप लोग मुझे पकड़ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुझे कानून मालूम है। छोड़ो मुझे। अच्छा, लाश लेकर क्या पता चला? पहली बात कि कराली बाबू की हत्या क्लोरोफॉर्म देने के बाद की गई थी। उनके नाक के पास जो काले काले दाग थे वो क्लोरोफॉर्म की वजह से होते हैं। और दूसरी बात कि उनकी गर्दन पर 3 बार सुई घुसाई गई थी। 3 बार क्यों? इसीलिए कि पहली और दूसरी बार जहां सुई घातक होती है एग्जैक्ट उसी जगह पर नहीं लगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सुई घुसाकर वहीं छोड़ दी गई। अभी वो उसे ले जा सकता था जिससे कि कोई सबूत ही ना मिले। हो सकता है घबराहट और जल्दबाजी की वजह से वहीं छोड़ गया हो। सुकुमार के टेबल पर एक किताब, ग्रेज एनाटॉमी। उस किताब में सिर्फ एक पेज पर कुछ लाइनों के नीचे लाल पेंसिल से निशान लगाए गए थे। वो निशान क्या थे? मेडुला और फर्स्ट वर्टिब्रे के मिलने की जगह पर अगर आघात हो किसी भी वजह से तो फौरन मृत्यु हो जाती है। क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि... लेकिन ताजुब की बात यह है कि सुकुमार के टेबल पर लाल पेंसिल तो मिली नहीं। ये लीजिए, तीनों वसीयतनामे। ये तीसरा सुकुमार के नाम है, ये आखिरी वसीयत है। देख लीजिए आपको क्या देखना है। देखा? चलिए जरा सुकुमार के कमरे की तलाशी ले ली जाए। अब तलाशी लेना जरूरी है जी। क्या ढूंढेंगे आप वहां? क्या मालूम, कुछ भी मिल सकता है। कुछ नहीं भी मिल सकता है। क्यों नहीं? व्योमकेश बाबू, आपको मोतीलाल से कोई हमदर्दी है क्या? आइए। आपको जो भी तलाशी लेनी है ले लीजिए, मैं यहां बैठता हूं। ये अलमारी खुली है? जी हाँ। और उन बक्सों की चाबी? वो सामने बुककेस पर है। आप जाइए जरा नीचे बैठिए जब तक हम न बुलाएं। जी। आइए, इस अलमारी की पूरी तलाशी लीजिए अजीत। ये देखिए, क्लोरोफॉर्म की शीशी। आपको शायद नहीं मालूम कि कराली बाबू को पहले क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश किया गया था। क्लोरोफॉर्म इसलिए दिया गया था ताकि वो सुई चुभाते वक्त चीखे नहीं। अब ये बक्से देखने हैं, इन्हें पहले अलग अलग कीजिए।
ये देखिए, दूसरा वसीयतनामा। तारीख क्या है देखना। परसों की, जिस दिन कराली बाबू की हत्या हुई। और ये वसीयतनामा चुनीलाल के नाम पर है। कराली बाबू की जिस तरह हत्या हुई है उससे साफ पता चलता है कि जिसने भी ये काम किया है वो डॉक्टरी की विद्या से वाकिफ है, और सुकुमार तो डॉक्टरी पढ़ रहा है। मैं थाने जाता हूँ, मोतीलाल को जल्दी ही छुड़वाना है। आप जो चाहे तलाशी लीजिए, व्योमकेश बाबू जो कहे उसकी तामील करना। सुकुमार को गिरफ्तार करना है ना। इसे संभालिए। धन्यवाद। अजीत, तुम यही रहना, मैं जरा सत्यवती से मिलकर आता हूँ। आप मेरे भैया को बचा लीजिए। देखिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। देखिए, आप धीरज रखिए। अगर आपके भैया सचमुच निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे भैया ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो तो कभी एक मक्खी भी नहीं मार सकते। मैं आपके पैर पड़ती। ये क्या कर रही है? कहिए आप मेरे भैया को छोड़ देंगे? बैठिए, अब बैठिए यहाँ पर। आप गलती कर रही हैं। सुकुमार को छोड़ने का जिम्मा पुलिस का है, मेरा नहीं। मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करने के लिए मुझे सब कुछ जानना जरूरी है। अगर आप कुछ छुपाएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? मैंने तो कुछ भी नहीं छुपाया। छुपाया है। आपको उसी रात कराली बाबू की हत्या के बारे में सब कुछ पता चल गया था, लेकिन आपने बताया नहीं। अब आप सब कुछ बताएंगी? मैं सब कुछ बता दूं तो सारा दोष भैया पर पड़ेगा। देखिए, अगर आपके भैया बेकसूर हैं तो सच बात कहने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। आप बिना झिझक साफ साफ बताइए, कुछ छुपाइएगा नहीं। मौसा जी ने वसीयत बदलकर सारी जायदाद भैया के नाम कर दी थी। ये पता लगते ही उस दिन दोपहर को मोतीलाल भैया के साथ मौसा जी की काफी झड़प हो गई। कॉलेज से वापस आकर जब भैया को पता चला तो वो भी मौसा जी से मिले और कहा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। मौसा जी की मर्जी के खिलाफ कोई भी आवाज उठाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने भैया को कमरे से निकाल दिया। कहा तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। भैया चुपचाप चले आए और चुन्नीलाल के कमरे में चले गए। चुन्नीलाल स्कूल कॉलेज नहीं गए तो क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उनके कमरे में अलमारी भरी किताबें हैं। भैया से इसलिए उनकी अच्छी बनती है। मौसा जी का ये व्यवहार उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रात को करीबन 8 बजे वो मेरे कमरे में आए। सत्या, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, आते आते 12 बज जाएंगे। बाहर का दरवाजा खुला रखना। तब तक दरवाजा खुला ही रहता है। नौकर चाकर पड़ोस में अपने लोगों के साथ आधी रात तक गपशप करते रहते हैं। अच्छा, अब खाना तो दे दो। हाँ। रात के खाने के बाद करीबन 10:30 बजे मैं सो गई। नींद में ही थी, यकायक मेरी आंखें खुल गईं। ऐसा लगा भैया के कमरे में कोई भारी बक्सा उठाकर रख रहा है। मैंने सोचा भैया वापस आ गए। फिर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। ऐसा लगा कोई दबे पांव गैलरी से जा रहा है। सोचा भैया तो सो गए, फिर कौन इस तरह दबे पांव गैलरी से जा रहा है? आपको पूरा यकीन है आपके भैया ही अपने कमरे में गए? हाँ, भैया ही थे। अच्छा, तब समय क्या होगा, आप कुछ कह सकती हैं? जरूर। शहर के चारों तरफ तब 12 के घंटे बज रहे थे। फिर भैया 15 मिनट पहले आ गए। उनके कमरे से आवाज सुनी, फिर वो कहाँ निकल गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
तब ख्याल आया जरूर मौसा जी को देखने गए होंगे। मौसा जी को रात को कभी कभी गठिया का दर्द होता है, नींद नहीं आती, तब उन्हें दवाई देनी पड़ती है ताकि वो सो जाएं। इसलिए मैं उसी वक्त मौसा जी को देखने चली गई। उनके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। अजीब से एक बू नाक में आई। मीठी मीठी? हाँ बिल्कुल ठीक, मीठी मीठी। हाँ, क्लोरोफॉर्म। फिर सुबह किसी तरह से, जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं, चाय लेकर मौसा जी के कमरे में चली गई। आप सचमुच बहादुर लड़की हैं। और कोई होती तो चीख पुकार, बेहोशी, हाय तौबा, न जाने क्या कुछ करती। लेकिन आपने सिर्फ भैया के लिए। अच्छा, मैं चलता हूं। आपने कुछ बताया नहीं? बताने लायक अभी कुछ नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप ये सब पहले बता देती तो बहुत अच्छा था। मैंने जो बताया उसे भैया को तो कुछ नहीं होगा ना? ब्योमकेश बाबू, भैया के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप चुप हो जाइए। ऐसे घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं जाता हूं। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। मैं हूं ना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है खून सुकुमार ने नहीं किया। अच्छा अजीत, सत्यवती देखने में वैसे कुछ खास सुंदरी तो नहीं है, तुम्हें क्या लगता है? ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं, यूं ही जरा लोग उसे दुबली कहेंगे, बदसूरत तो नहीं। सुकुमार को पकड़ कर ले गए। तुम्हें क्या लगता है कराली बाबू का खून सुकुमार नहीं किया है? चलो आज 9:30 के शो सिनेमा दिखाते हैं। चित्रा में अच्छी पिक्चर लगी। अरे ये तो मैच होके गया। चित्रा में सिनेमा देखने के बाद पैदल कराली बाबू के यहाँ होएंगे। देखते कितना वक्त लगता है। क्यों? काम बन गया है। चलो टैक्सी पकड़कर घर चलते हैं। सुबह आना है, कल सब कुछ बता दूंगा। चलो। लेकिन ये सब चलो ना। अरे आइए ब्योमकेश बाबू, कल तो आप गायब ही हो गए। आपने मोतीलाल को छोड़ दिया और सुकुमार को गिरफ्तार कर लिया। वो क्या बात हुई? अब आप कहेंगे कि सुकुमार भी निर्दोष है? आप तो हर चीज सोच समझ कर करते हैं ना। हाँ, मुझे तो सुकुमार पर पहले से ही शक था। आखिर में वो डॉक्टर ही पढ़ रहा है ना, इंसान के शरीर की हर हिस्से को अच्छी तरह जानता है। और फिर ये नई वसीयत जो चुनीलाल के नाम मिली, यही तो असली सबूत है। वसीयत तो आपने दिखाई नहीं, कल आप उसे लेकर चलते बने। लीजिए, देखिए। देखिए। ये क्या है? क्या हुआ? ये देखिए। क्या? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं। नजर नहीं आ रहा ना? नहीं। यहाँ देखिए, गवाह के दस्तखत नहीं है। गवाह? खैर, इस माखनलाल को पकड़े रखिए, छोड़ेगा नहीं। और फौरन एक मैजिस्ट्रेट के यहाँ से अरेस्ट वारंट निकलवा दीजिए। फिलहाल आसामी का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो जी, हम ज़रा चुनीलाल से मिलाते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, कराली बाबू के खूनी का पता चल गया है। जी मालूम है, सुकुमार भैया को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यकीन नहीं होता है। उनके कमरे से एक और वसीयत भी बरामद हुई, वो आपके नाम। जी वो भी मालूम है। तब से मन खट्टा हो गया है कि रुपयों की वजह से मामा बेमौत मारे गए हैं। वे सारी संपत्ति मेरे नाम लिख गए हैं, लेकिन फिर भी यकीन मानिए मुझे रत्ती भरी खुशी नहीं हुई है। फिजियोलॉजी?
ये सुकुमार की किताब है? जी, सुकुमार भैया कभी कभी मुझे अपनी डॉक्टरी की किताब पढ़ने देते थे। अब देखिए ना, सुकुमार को ही मैं अपना सबसे नजदीक का साथी समझता था, अपने भाइयों से भी ज्यादा। लेकिन मैं देखता हूँ कि आपको तरह तरह की किताबों में दिलचस्पी है, जरूरी जगहों पर बाकायदा निशान लगाए हुए हैं। जी हाँ, पढ़ाई के अलावा मेरे लिए और कुछ है ही क्या। बस कोई साथी नहीं है। सुकुमार भैया भी रोज शाम को आते थे और गपशप करते, उन्हीं से मैं पढ़ाई लिखाई और सुख दुख की बातें करता था। अच्छा, तो क्या सचमुच सुकुमार भैया ने हत्या की है? कातिल के खिलाफ जो सबूत मिले हैं उनमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको सब समझाता हूं, बैठिए। देखिए, हत्या दो तरह की होती है। एक हत्या होती है गुस्से में, जिसे हम कहते हैं क्राइम ऑफ पैशन, और एक हत्या होती है ठंडे दिमाग से। जो गर्मी खाकर हत्या करते हैं उन्हें पकड़ना बहुत आसान है, अक्सर वो खुद ही पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो सोच समझकर अपने आप को शक और सबूतों के दायरे से बचाकर हत्या करते हैं, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तब शक कई लोगों पर पड़ता है। ऐसी सूरत में हत्या करने के तरीके से ज्यादा हम हत्यारे को समझने की कोशिश करते हैं। कराली बाबू के खून से पता चलता है कि खूनी बहुत ही चालाक, लेकिन साथ साथ में बेवकूफ भी है। उसने बड़ी समझदारी से हत्या की, लेकिन बेवकूफी के साथ सबूत घर में छोड़ दिए। अब आप ही बताइए, सत्यवती की सुई से हत्या करने की क्या जरूरत थी? क्या बाजार में सुई नहीं मिलती? फिर वसीयत को छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? अगर वो फाड़ देते तो उससे काम खत्म हो जाता। इससे क्या पता चलता? क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि समझदार आदमी भी कई बार गलती कर बैठता है, और इस मामले में हत्यारा भी छोटी छोटी गलतियां कर बैठा, जिससे वो पकड़ा गया। कैसी गलतियां? बताता हूं, जरा अपनी डायरी तो देना। मैं इस मकान का नक्शा बनाता हूं। आपके पास पेंसिल होगी कोई? जरा दीजिएगा। नक्शा रहने दीजिए, मैं यूं ही बताता हूं। खूनी ने 3 बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। पहली, उसने ग्रे की एनाटॉमी की किताब में एक जगह लाल पेंसिल से निशान लगा दिए हैं। दूसरी, उसने बक्सा हटाते वक्त सावधानी से काम नहीं लिया, कुछ आवाज की। और तीसरी, उसे कानून के बारे में कुछ नहीं मालूम। कानून नहीं मालूम? नहीं। और इसी वजह से इतनी बड़ी साजिश आसानी से पकड़ी गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सुकुमार के कमरे में जो वसीयत मिली है वो कानून की नजरों में अहमियत नहीं रखती। उसमें गवाहों के दस्तखत नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं चुनीलाल बाबू? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है व्योमकेश बाबू, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, आधे घंटे का वक्त देता हूं, तैयार हो जाइए। क्लोरोफॉर्म कहां से मंगाया? माखनलाल से। आप आधे घंटे बाद आइए। माखनलाल जी चुनीलाल को आपने क्लोरोफॉर्म कब ला कर दिया? जी मुझे कुछ मालूम नहीं। सच सच बताइए, वरना ये वारंट आप ही के नाम लिखा जाएगा। दुआई हुजूर, मुझे कुछ मालूम नहीं। चुनीलाल ने मुझसे कहा उसे रात में नींद नहीं आती, 1 बूंद क्लोरोफॉर्म लेने से नींद अच्छी आएगी, इसीलिए। समझा। इंस्पेक्टर सेन, इन्हें जाने दीजिए। चलिए भागिए। वारंट आ गया? अभी नहीं, लेकिन ये वारंट है किसके लिए? उसी के लिए जिसने
कराली बाबू का खून किया है। देखिए व्योमकेश बख्शी, ये मजाक का वक्त नहीं है। कमिश्नर साहब आपको चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई मजाक उड़ाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक बिल्कुल नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूं। चुनीलाल ने कराली बाबू का खून किया है, ये वारंट उसी के लिए है। आप भी व्योमकेश बाबू। आप चलिए मेरे साथ, वो अभी अपना जुर्म कबूल करेगा, वरना अदालत में ये जुर्म साबित करना मुश्किल था। उसने आधे घंटे की मोहलत मांगी है, आधा घंटा हो गया है। चलिए। आ गया, लेकिन इसके सिवा चारा भी क्या था? यह चिट्ठी आपके नाम। ओमकेश बाबू, चलता हूं। जब धन ही नहीं मिला फिर जिंदा रहकर क्या फायदा। मामा की मैंने हत्या की है, उसके लिए मुझे गम नहीं, लेकिन सुकुमार को दोषी ठहराना और उसे फांसी पर लटकाना मेरे लिए जरूरी हो गया था। उसका मुझे अफसोस है। आज कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं हमेशा सत्यवती को चाहता था और इस सारे षड्यंत्र में उसे पाने की इच्छा भी कहीं बहुत प्रबल थी। किस तरह से चुनीलाल ने कराली बाबू का खून किया, जरा खुलासा बताओ तो। चुनीलाल जैसे विकलांग लोगों में एक अजीब तरह की कमजोरी होती है। अपने बिगड़े हुए अंग पर वह कोई मजाक या चोट नहीं सह सकते। अब कराली बाबू मुंहफट आदमी थे, सो आए दिन चुनीलाल के लंगड़ेपन पर चोट करते रहते थे। इसीलिए चुनीलाल ने एक ठान ली थी बहुत दिनों से कि वो बुढ़े का सफाया करना है। उस रात 8 और 9 के बीच जब सत्यवती रसोई में थी, उसके कमरे में गया और वहां से सुई और थिम्बल चुरा लाया। उस रात करीब 11:30 बजे मोतीलाल घर से निकले, जिसे चुनीलाल ने अपने कमरे से देखा। मोतीलाल के जाते ही वो कराली बाबू के कमरे में गया। जाकर देखा कराली बाबू सो रहे थे। यही मौका था। क्लोरोफॉर्म पहले से ही मंगवा लिया था। क्लोरोफॉर्म सुंघाकर कराली बाबू को बेहोश कर दिया। फिर अलमारी खोली और पास ही दराज से आखिरी वसीयत निकाली। पढ़कर खुश हुआ। वसीयत उसी के नाम थी। वसीयत को अपने पास ही रखा और फिर ठान ली कि जो सोचा था उसे करने का वक्त आ गया है। बुड्ढे को फिर वसीयत बदलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उसने कराली बाबू को एक तरफ पलटकर उनकी गर्दन पे सुई से वार किया। एक बार सुई चुभाने से काम नहीं बना, इसलिए 3 बार वार किया। सुकुमार जैसे डॉक्टरी पढ़े हुए लोग शायद ये काम एक ही बार कर लेते। काम हो जाने के बाद सीधा सुकुमार के कमरे में गया। चुनीलाल ने पहले से ही सोच लिया था कि अपने ऊपर कोई शक न हो, इसलिए किसी दूसरे पर शक होना जरूरी है। वहां उसने सुकुमार की अलमारी में क्लोरोफॉर्म की शीशी छुपा दी और बक्से की चाबी लेकर एक बक्सा खोलकर उसके अंदर वसीयत छुपा दी। नई वसीयत पर गवाहों के दस्तखत क्यों नहीं थे? कराली बाबू ने रात को खाने के बाद वसीयत तैयार की होगी। हाँ। उन्होंने सोचा होगा सवेरे किसी के दस्तखत करवा लेंगे, लेकिन हाँ। अच्छा, सत्यवती से फिर कभी मुलाकात हुई? हाँ, कई बार।
अरे वाह, आज तो बहुत सज धज कर। सेंट भी लगाया? सत्य की खोज करना क्या कुछ मामूली काम है? बहुत कुछ करना पड़ता है। सत्य की खोज तो तुम कई दिनों से कर रहे हो, लेकिन कभी इतना बनठन कर नहीं निकले। सत्य की खोज तो हाल ही में शुरू की है। मतलब? सत्य मतलब सत्यवती? ब्योमकेश? 4 बजे मिलना है विक्टोरिया मेमोरियल के पास। मैं चलता हूं। हिमांशु का निशाना कभी नहीं चुकता। हमारे इलाके के माने हुए शिकारी हैं। अच्छा। 2-4 शेर, 10-12 भालू, न जाने कितने जंगली जानवरों का शिकार किया है। बस अब और नहीं, बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं। राम हरे। यहाँ शेर भी आते हैं? हाँ, 2-3 साल में एक आध आ टपकता है। और जब आ टपकता है तो हिमांशु अपनी जमींदारी के काम को ताक पर रखकर शेर के शिकार में जुट जाते हैं। याद है ना हिमांशु, 2 साल पहले? आपका निशाना तो सचमुच तारीफ लायक है। ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा निशानेबाजी का कमाल है इनमें। अरे हिमांशु, वो जरा अपना शब्दविधि निशाना दिखाओ ना इन्हें। फिर कभी सही। आज मुझे त्रिपुरा जाना है, वहाँ शिकार का एक न्योता है। अरे 2 ही मिनट का तो काम है, चलो बांधो आंखों पर रुमाल। दिखाइए ना, हम भी तो देखें। अरे कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ आंखें बंद करके आवाज पर निशाना लगाना पड़ता है। ठीक है व्योमकेश बाबू, ऐसा करिए, आप ही रुमाल बांधिए। लेकिन देखिएगा कान खोले रहें। रुको जरा। हिमांशु बाबू, आप तैयार हो जाइए। एक बार और बजाइए। आहा, क्या बात है हिमांशु बाबू। एक एक बंदूक से मैंने अलग अलग शिकार किए हैं। इससे शेर को मारा है और इससे चिड़िया का शिकार किया है। कल ये दोनों बंदूकें लेकर शिकार पर जाऊंगा। कितना देर के लिए जा रहे हो भाई? सिर्फ बैठो ना। बैठो बैठो। अरे बेटा, अरे सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। दीवान जी जाने कहाँ देते हैं, दुनिया भर के मुकदमों में फंसा रखा है। दीवान जी मिलना चाहते, कहा है जरूरी काम है। ओफो, फिर कौन सा जरूरी काम आन पड़ा। ठीक है, भेज दो इनको। माफ कीजिएगा, मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। मेरे जाने की तैयारी सब ठीक है ना? सब ठीक है, लेकिन फिर क्या लेकिन? ये ना कहिए कि त्रिपुरा जाना नहीं होगा। पिछली बार भी आपके जमींदारी के मामले मुकदमे की वजह से नहीं जा पाया था। मैं तो चाहता हूँ तुम इन झमेलों से दूर ही रहो, लेकिन मैं क्या करूँ? अब क्या हो गया? पेबी के मास्टर 4 हिसाब के खाते
और 6,000 रुपए लेकर भाग गए। हाँ, कल सुबह से गायब है। कल सारा दिन उसे ढूंढा, पुलिस को भी खबर दी है, चारों तरफ स्टेशनों पर पहरा लगा दिया, लेकिन मास्टर जी का कहीं पता नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं तुम्हारा त्रिपुरा जाना मुलतवी कर दो, 2-4 दिन देख लेते हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन ठीक है दीवान जी, मैं नहीं जाऊंगा। व्योमकेश बाबू, आप ये काम संभालिए ना। आप चाहें तो उसे 2 घंटों में ढूंढ निकाल सकते हैं, फिर मैं शाम को आराम से त्रिपुरा जा सकता हूं। 2 घंटों में? क्यों नहीं? अरे मुझे देखो, किस्मत से इतना बड़ा डिटेक्टिव मेरे सामने बैठा है और मैं परेशान हो रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार, जो व्योमकेश को यहाँ सैर कराने ले आए। लेकिन आप तो यूं ही मेरा... व्योमकेश बाबू, हिमांशु मेरा खास जिगरी दोस्त है। अगर आप उनका काम करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और फिर आप तो यहाँ घूमने ही आए हैं, एक काम और सही। अच्छा, मामला क्या है, जरा खुलासा बताइए। अरे मुझे क्या सब मालूम है। पिछले 2 महीनों में 4 या सिर्फ 3 बार मास्टर जी से मुलाकात हुई होगी। एक बार मैं शिकार से वापस आ रहा था। सर, मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। मुझसे? सर, मैं 1 महीने से बेकार हूँ, कोई काम नहीं है सर। मैं बीएससी पास हूँ। ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। मुझे कोई भी काम चाहिए सर, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। आपका बहुत नाम सुना है सर। क्या काम कर सकते हो? कुछ भी, जो आप मुनासिब समझो। आपकी बहुत कृपा होगी सर। हाँ, ये लो, बैठो गाड़ी में। धन्यवाद। मुझे लड़के पर तरस आया। मैंने सोचा पढ़ा लिखा लड़का है, बेबी को मास्टर की जरूरत थी, उसी काम में लगा दिया था। वो कहाँ रहता था? वहां पीछे एक कमरा है, दीवान जी ने वहां पुराने बही खाते रख छोड़े हैं। वहां खाद डालकर उसका रहने का इंतजाम कर दिया था। बेबी को सुबह शाम वहीं पढ़ाता था। तो खाता कहाँ? हमारे ही घर। बाकी आप सब दीवान जी से पूछें ना, वो सब ठीक ठाक बता देंगे, मगर उसे आप आज ही ढूंढ निकालिए। दीवान जी, आप इन्हें सब बताइए ना। आइए बैठिए। हरिनाथ देखने में इतना सीधा साधा और भोला है कि उसके बारे में कहने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन उसके पेट में इतनी शैतानी छुपी हुई थी, ये तो कोई भी सोच नहीं सकता। मैं आदमी परखने में कभी गलती नहीं करता, एक नज़र में पता लगा लेता हूं कौन क्या है, लेकिन ये लड़का तो मेरी आंखों में भी धूल झोंक गया। कभी शक भी नहीं हुआ कि उसका भोलापन एक नकाब है। इसीलिए जब सरकार बहादुर हरिनाथ को लाए और कहा कि बेबी के मास्टर का काम करेगा, तो मैंने सोचा चलो एक गरीब आदमी का भला होगा। मैं भी राजी हो गया। फटेहाल था, इसलिए भंडार से 2 बनियान, 2 कमीज, धोती और 2 कंबल दे दिए। फिर मैं अपने काम में लग गया। मास्टर जी की तरफ ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं की। कभी कभी मेरे पास, मेरे दफ्तर में और घर में आता था, पूजा पाठ की बातें सुनता। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। मैं अकेला रहता हूं। परसों सुबह जब मैं पूजा पाठ में बैठा था तो खबर मिली हरिनाथ गायब है। 12 बजे तक मास्टर जी का कोई पता नहीं। मैं उसके कमरे पे गया, पता चला हरिनाथ रात से ही गायब था। बही खातों की अलमारी खुली हुई थी। पिछले 4 सालों के बही खाते नहीं हैं। तभी और भी शक हुआ। अपने दफ्तर गया और छानबीन की। अलमारी की एक पोटली में 6,000 रुपए थे, वो भी गायब हैं। पिछले 4 सालों से हमारे कई बड़े कारिंदों के साथ मामले मुकदमे चल रहे हैं। मैं समझ गया हरिनाथ उन्हीं का गुप्तचर था। जाहिर है
जमींदारी के खाते दुश्मनों के हाथ लगने से उन्हें काफी फायदा होगा। अलमारी का ताला तोड़कर रुपया लिया है या नहीं, ताला जैसा था वैसा है। तो अलमारी की चाबी किसके पास रहती है? एक मेरे पास है और एक सरकार बहादुर के पास। मेरी चाबी मेरे ही पास है, लेकिन इनकी चाबी फिलहाल खो गई है। मेरी गलती है। चाबी पेन कभी मेरे पास नहीं रहती, कहीं भी रखकर भूल जाता हूँ। कई दिनों से चाबी नहीं मिल रही थी, मैंने भी कोई तवज्जो नहीं दी। सोचा कहीं ना कहीं होगी, मिल जाएगी। क्यों बेबी? मास्टर जी कब आएंगे? वो तो नहीं पता, शायद नहीं आएंगे। अच्छा इधर आओ। तुम मास्टर जी को बहुत चाहती थी? हाँ बहुत। वो मुझे हिसाब सिखाते थे। अच्छा। तुम्हें 7 का पहाड़ा मालूम है? हाँ। अच्छा बताओ 7 नाम कितने होते हैं? 64। हाँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। 7 नाम 63 होते हैं। अच्छा। और तुम्हें सवा सवैया मालूम है? ओ, वो तो नहीं मालूम। अच्छा तुम मुझे बाद में बताना। चलिए दीवान जी, हरिनाथ का कमरा दिखाते हैं। आइए। नई चप्पलें आपने खरीद के दी थी? जी। मतलब नंगे पैर भागा है? ऐसा ही लगता है। उसकी अपनी चप्पलें इतनी फटी हुई थी कि कुछ दिन हुए मैंने ही नई चप्पलें खरीद कर दी थी। ताज्जुब है। क्या हुआ? मास्टर जी क्या चश्मा पहनते थे? हाँ, चश्मा क्या यहीं छोड़ गया? हाँ। ताज्जुब की बात नहीं लगती? लगती तो है। जिसकी आंखें खराब हैं वो चश्मा छोड़कर कैसे जाएगा? इसकी क्या वजह हो सकती है? कई वजह हो सकती है। हो सकता है उसकी आंखें खराब ही ना हो, आप लोगों को धोखा देने के लिए चश्मा पहनता होगा। व्योमकेश बाबू, मेरे ख्याल से आपका अनुमान सही नहीं है। ये देखिए चश्मा काफी पुराना लगता है, पावर भी ज्यादा है, कांच भी टूटा हुआ है। हाँ मैं गलत भी हो सकता हूं। ये भी हो सकता है किसी का पुराना चश्मा ले आया होगा। काफी भारी है। क्या ये एक एक खाता 1 साल का है? जी। और ऐसे 4 खाते चोरी हुए हैं? हाँ, पिछले 4 साल के। दो घंटे तो नहीं, लेकिन 2 दिनों में आपकी गुत्थी जरूर सुलझा सकता हूं। 2 दिन? जी हाँ, 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और वो भी अगर मैं यहां रहूं तो। हाँ हाँ रहिए ना दीवान जी, इनका हमारे यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। जी। लेकिन एक और बात है। लेकिन कुछ नहीं, तुम अजित की सोच रहे हो ना? कल सुबह उसे यहाँ भिजवा दूंगा। हिमांशु, इन दोनों का रहने का बंदोबस्त करो। हाँ हाँ जरूर। अच्छी बात है। ये है मामला, क्या समझे? 2 दिन में मास्टर जी का पता चल जाएगा? मास्टर जी जिंदा नहीं है। है? क्या? बस ऐसा लग रहा है। चप्पल न पहनकर जाने की वजह हो सकती है, चप्पल पहनकर जाने से आवाज होती है, लेकिन कपड़े नहीं ले जाना, चश्मा नहीं ले जाना, कुछ बिना कपड़े पहने तुम कैसे कह सकते हो? याद है दीवान जी ने क्या कहा था? सब चीजें 2 दी थी, 2 कंबल, 2 कमीज, 2 बनियान। लेकिन उनकी फटी हुई कमीज और बाकी के सब कपड़े तो वहीं टंगे हुए थे। लेकिन किसी के जिंदा न होने का सबूत भी तो होना चाहिए। होना तो चाहिए। चलो आसपास की जगह घुमाते हैं। चलो उठो। अजीत, हाँ? एक बात समझ में नहीं आ रही कि मास्टर जी 2 दिन पहले की रात से गायब है।
सोचने की बात है, ऐसी कौन सी बात हो सकती है कि बिना कपड़ों के और बिना चश्मा लिए कमरे से बाहर निकल पड़े और हुजूर, सनादी सरकार ने आपको गोद में खिलाकर बड़ा किया है। पुराना नौकर समझकर मुझ पर दया कीजिए। रानी माँ ने गलत समझा है हुजूर। मेरी लड़की से गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए हुजूर, ऐसा महापाप हमने नहीं किया। सच बोल रहे हो? तुमने नहीं मारा? हुजूर माए बाप, आप मालिक हैं, देवता है। अगर मैं झूठ बोलूं तो यही मर जाऊं। लेकिन राधा अब यहाँ नहीं रहेगी। कल ही उसे कहीं भेज दो। जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। तुम लोगों की वजह से घर में काफी झिकझिक लगी हुई है। जो हुक्म हुजूर, मैं कल ही से कहीं भेज दूंगा, कसम खाता हूं हुजूर। मास्टर जी जिंदा नहीं है, ये हिमांशु बाबू को मालूम है? क्या कह सकते हैं? सुनो जी। अनादि सरकार कौन है? मालिक के खास आदमी हैं। अकेले रहते हैं? जी नहीं, बीवी है, 3 बच्चे हैं, बड़ी लड़की विधवा। राधा? जी हाँ। अच्छा, मास्टर जी को तुमने देखा है? देखूंगा क्यों नहीं। क्या वो चश्मा पहनते? हमेशा। बिना चश्मे के तो एक कदम भी नहीं चल पाते। और उनके कितने जोड़े जूते थे? अजी कितने क्या, एक जोड़ी चप्पल थी, वो भी दीवान जी ने खरीद कर दी थी। पुरानी चप्पल जो पहन कर आए थे उसे कुत्ता तक नहीं सूंघता था। दीवान जी कहाँ रहते हैं? ये रहा उनका घर, मैं वहीं से चला आ रहा हूं। अच्छा, नमस्ते। चलो दीवान जी से मिल लेते हैं। चलो। दीवान दादा एक बार और। आइए आइए, घूमने निकले एक हैं? बार और सुनाओ ना दादा, ये भी सुनेंगे। अरे पगली चुप कर। क्या सुना रहे थे दीवान जी? इस पगली की मत पूछो, अब कह रही है सियार की बोली सुनाओ। अब जाओ बेबी, माँ के पास जाकर पढ़ने बैठो। हाँ। नहीं दादा, अच्छा तो फिर से कुत्ते की बोली सुनाओ। आज रात को तुम जब सोने जाओगी तब मैं सियार की बोली सुनाऊंगा, ठीक है ना? अब जाओ। तुम नहीं सुनाओगे ना तो मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगी। नहीं नहीं, जरूर सुनाऊंगा। मेरी रानी बिटिया नहीं सोएगी, ये कभी हुआ है? हाँ? अच्छा। थाने से अभी अभी खबर मिली है, मास्टर जी कहीं नहीं मिले। मास्टर जी क्या काली भक्त थे? उनके कमरे से काली माता की एक तस्वीर मिली हमें। पूजा पाठ में उनकी रुचि थी। काली माता की तस्वीर मैंने ही दी थी उन्हें। मुझे लगता है मास्टर जी अब जिंदा नहीं है। क्या? जी, सारे सबूतों से यही पता चलता है कि उनकी हत्या की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन करेगा उनकी हत्या? बस यही तो पता लगाना है। उसकी हत्या हो गई? बंदूक तो ले ली है, चलानी भी आती है। देखते हैं। हिमांशु बाबू ने कहा था कि बहुत आसान है, बस निशाना ठीक होना चाहिए। इस बार कलकत्ते जाकर लाइसेंस ले लूंगा। अच्छा। हाँ। अरे इस जंगल में कुटिया कैसी? एक मिनट। देखा देखा मेरा निशाना? अरे इतनी जल्दी क्या है, मरी चिड़िया उड़कर भाग थोड़ी जाएगी। चलो पहले उस कुटिया को देखते हैं। चलो। लगता है यहाँ कोई आया है। यहाँ का घास फूस सब दबा हुआ है। घरेलू के बच्चे मवेशी चराते चराते यहाँ खेलते होंगे। चलो आगे देखते हैं, हमारा पहला शिकार भी वही है। अरे वो चिड़िया कहाँ गई? क्या सचमुच मरी हुई चिड़िया उड़ गई?
एक मिनट यहाँ देखता हूँ, कहीं इधर उधर ही होगी। क्या कर रहे हैं? आगे पैर मत बढ़ाओ। यही है वो मशहूर दलदल, हिमांशु बाबू जिसका जिक्र कर रहे थे। अभी वहां जाते तो 3 मिनट में गायब। तुम्हारा पहला शिकार भी अंदर ही दलदल में कहीं हमेशा के लिए दफन हो गया है। जगह काफी सोच समझ कर बनाई गई है। देखो, बाहर निकलने के दरवाजे के बाद 10 फीट की दूरी पर ही दलदल है और अंदर आने का दरवाजा चारों तरफ जंगल से भरा हुआ है। अरे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इस अजीब की बातों में आकर सुबह सुबह शिकार के लिए निकल पड़े। अच्छा, तभी कल ये एयर गन ले गए थे आप लोग? हाँ, कुछ मिला? कुछ नहीं, लेकिन आप इस बड़ी गन को लेकर किसका शिकार करने निकले हैं? सुबह सुना जंगल में शेर की आवाज सुनाई दी है। फिर नौकरों ने बताया कि आप लोग भी जंगल की तरफ गए हैं। मैं भी निकल पड़ा अपनी राइफल लेकर। अगर सचमुच का शेर आ जाए तो इस चिड़ीमार बंदूक से शेर को कुछ नहीं होने वाला। आइए। इस जंगल में ये झोपड़ी किसकी है, कुछ मालूम है? 4-5 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक आया था। 6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा जवान, सिर्फ एक लंगोटी पहने। आते मुझसे तू तड़ाक करने लगा। जैसे उनका नौकर हूं, हमें हुक्म दिया, हम आपकी रियासत में साधना करेंगे। मैं तो उसको भगा देता, लेकिन दीवान जी ने मुझे समझा बुझाकर यहाँ ये झोपड़ी बनवा दी और वो उसी में रहने लगा। 6-7 महीने रहने के बाद अचानक वो तांत्रिक गायब है? और तब से ये झोपड़ी यहीं पड़ी है। कौन है? व्योमकेश बाबू सो गए क्या? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे भी मिलता जाऊं। आइए आइए, बैठिए। कहिए। आपका अनुमान मास्टर जिंदा नहीं है गलत है व्योमकेश बाबू। मास्टर जिंदा है। इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पासी के जंगल में छुपा हुआ है। जंगल में कुटिया है, एक तांत्रिक के लिए बनवाई गई थी, वो वहीं छुपा हुआ है। दीवान जी, ये आप कैसे कह सकते हैं? दिन में हो ना हो, लेकिन रात को शेर चीते के डर से वहीं कुटिया में रहता है। आप दोनों मेरे साथ आइए, मैं खुद दिखाता हूं। आइए। इधर आइए। वो देखिए, कुछ नजर आ रहा है? कोई रोशनी है? आग भी हो सकती है। जंगल में जो कुटिया है, ये रोशनी वहां जल रही है। तांत्रिक की कुटिया? क्या तांत्रिक बाबा वापस आ गए? नहीं, तांत्रिक नहीं, मुझे यकीन है मास्टर है, और ये रोशनी उसका सबूत है। जो भी हो, लेकिन हमें तो ये पता लगाना कि कौन है। अजीत, हाँ? चले वहां इस वक्त? जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए। अगर इस वक्त जाकर उसे पकड़ सकते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन इस अंधेरे में बिना कोई आवाज किए कुटिया के अंदर जा पाएंगे? रोशनी भी नहीं ले जा सकते। रोशनी देखकर या आवाज सुनकर वो भाग सकता है। जरा सोच लीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि दीवान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर इस वक्त शेर चीते का भी तो डर है। और अगर उसको पता चल गया कि उसके छुपने की जगह का पता चल गया है तो वहां भी नहीं जाएगा। ठीक कहते हैं दीवान जी, शायद वहां इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। जो भी हो, अगर आज आया है तो कल भी वहां जाएगा। कल हम दोनों वहां पहले से छुपकर उस कुटिया में रहेंगे। जैसे वो वहां आएगा। हाँ, ये ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए।
आइए। अच्छा, कल अंधेरा होते ही आप दोनों वहां जाएंगे, लेकिन उससे पहले कल सुबह जाकर एक दफा जगह को देख ना ले, ताकि रात को जाने में आसानी हो। मैं खुद आप दोनों को लेकर जाऊंगा। क्या ख्याल है? आप बहुत दूर की सोचते हैं दीवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम तीनों दिन में ही उस जगह का निरीक्षण कराएंगे। आइए आइए। आप आज रात यहाँ आ रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। सुना है जंगल में शेर है। तो क्या हुआ? शेर जंगल में है, हम यहाँ रहेंगे इस कुटिया में छुपकर। फिर भी शेर अगर यहाँ तक आ भी जाए तो आप उस तरफ रेत पर चले जाइएगा। शेर रेत पर नहीं जाते। और अगर शेर ना भी आए तो भी सतर्क रहना बहुत जरूरी। सब ठीक है दीवान जी। क्यों अजीत? मैं एक बंदूक ले लूंगा। अरे पहली बार तो तुमने चिड़िया ही मारी है, अब शेर मारने वाली बंदूक चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो आइए। अजीत जरा दरवाजा बंद करके आना। क्यों, क्या बात है? बताता हूँ। आज रात हम दोनों तांत्रिक की कुटिया में छुपकर रहेंगे। अरे क्यों? आज रात ही मास्टर जी के गायब होने के रहस्य का समाधान होगा। सुना है रात को वहीं जाते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। लेकिन वहां रात भर अकेले रहने की हिम्मत नहीं हो रही। आप भी साथ चलिए, लेकिन अपनी राइफल जरूर रखिएगा। सुना है जंगल में शेर है। बिल्कुल सही सुना है। आप घबराइए मत, मैं भी साथ चलूंगा और 2-4 आदमी को भी ले लेता। नहीं नहीं, किसी को साथ ले जाने की जरूरत नहीं, और हम एक साथ भी नहीं जाएंगे। अजीत और मैं 9:30 बजे निकलेंगे। आप उसके आधे घंटे बाद 10 बजे आइए, और हमारे जाने का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ओके। अच्छा हिमांशु बाबू, अगर कोई किसी सीधे साधे वफादार आदमी को जानबूझकर अपने मतलब के लिए मौत के मुंह में ढकेलता है, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए? मौत। A tooth for a tooth, an eye for an eye. तुम क्या कहते हो? जो हिमांशु बाबू ने कहा वही। ठीक है, फिर आज चलते हैं, रात को मिलेंगे। लेकिन याद है ना, हम 9:30 बजे जाएंगे, आप आधे घंटे बाद 10 बजे पैदल। डन। ब्योमकेश बाबू, मैं सिर्फ देखने आया, आप जा रहे हैं या नहीं? न जाने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा किया लाठी और टार्च ले ली। अगर आप मास्टर जी को पकड़ लें तो टार्च मेरे मकान की तरफ घुमाइएगा। मैं कुछ लोग को लेकर फौरन चला आऊंगा। ठीक है दीवान जी। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आप तांत्रिक धर्म में विश्वास करते हैं? नहीं दीवान जी, ये ढकोसले मुझे कतई पसंद नहीं है। जो तांत्रिक देखे हैं वो पहुंचे हुए पियक्कड़ और छटे हुए बदमाश थे। याद है ना, अगर शेर का डर हो तो पिछले दरवाजे से। याद है दीवान जी। आप आशीर्वाद दीजिए कि आज रात का काम सफलता से पूरा हो जाए। मेरा आशीर्वाद रहेगा, आप सफल रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, मैं अपने घर जाता हूँ, छत पर रहूंगा, आपका इशारा पाते ही चलाऊंगा। अच्छा, क्या समझे? तांत्रिकों के बारे में उल्टी सीधी बात करने की क्या जरूरत थी? मालूम नहीं, वो खुद एक तांत्रिक भक्त है। कितना बुरा लगा होगा उसे। अजीब सी नजरों से तुम्हें देख रहा था। मालूम है, दीवान जी को थोड़ा कुरेदने की कोशिश कर रहा था। चलो। इधर बैठो। हम क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? आहिस्ता बोलो,
कोई सुन न ले हम यहाँ बैठे। कौन सुनेगा? शेर। आइए हिमांशु बाबू। मास्टर जी कहाँ हैं? पता नहीं, यही तो पता लगाने आए हैं। बंदूक तैयार है? तैयार है। शेर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शब्द भेदी। गोली निशाने पर लगी है। टॉर्च जलाइए। ज्यादा नजदीक मत जाइए। अगर सिर्फ जख्मी हुआ होगा तो अरे ये तो दीवान जी हैं। अगर परलोक जैसी कोई जगह है तो वहां मास्टर हरिनाथ के साथ दीवान कालीगति भट्टाचार्य की मुलाकात हो गई होगी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप शुरू से खुलासा सब बताइए। हिमांशु बाबू, आपके पिताजी के मरने के बाद जब दीवान जी ने देखा कि आप जमींदारी के मामले में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे, शिकार में ही व्यस्त, उनकी नीयत बिगड़ी। अब वही खाते तो वो खुद ही लिखते थे, उस पर से देखरेख करने के लिए कोई था ही नहीं। उन्होंने हेराफेरी शुरू कर दी। जमींदारी की आमदनी और खर्च की रकम हर साल एक जैसी होती है, इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी चाल चली। प्रजा से मामला मुकदमा शुरू कर दिया। अब कोर्ट कचहरी के खर्चे बढ़ते गए और साथ साथ दीवान जी की आमदनी भी। फिर एक तांत्रिक आए। आपसे शुरू से ही उस तांत्रिक का मन मुटा। दीवान जी उस तांत्रिक के भक्त थे। दीक्षा के साथ साथ पता नहीं उन्हें कैसी उल्टी सीधी पट्टी पड़ा गए। उन्होंने कहा होगा कि सारी जमींदारी आपकी हो सकती है, क्योंकि उनके आने के बाद ही खातों में ज्यादा गड़बड़ी नजर आती है। पहले तो खुली चोरी से सारी तिजोरी खाली कर दी, फिर यह कहकर कि रुपया नहीं है, महाजनों से जमीन गिरवी रखकर उधार ले लिया। फिर महाजनों से आप ही के रुपयों से जमीन के कागजात खुद खरीद लिए और धीरे धीरे आपकी जमींदारी के मालिक बनने लगे, और आपको कुछ भी नहीं मालूम। फिर एक दिन हरिनाथ आया। आपने उसे बेबी का मास्टर रख लिया। बेचारा सीधा साधा आदमी था, कुछ ही दिनों में दीवान जी का भक्त बन गया। दीवान जी ने उसे तांत्रिक विद्या सिखाना शुरू किया, और वो भी बड़े चाव से सीखने लगा। उसे रहने के लिए कमरा भी दिया गया, जहां जमींदारी के हिसाब किताब के खाते रखे जाते हैं। यहीं पर दीवान जी एक गलती कर बैठे। अब हरिनाथ तो पढ़ा लिखा आदमी था, उसे अंक गणित में भी खास दिलचस्पी थी। बेबी को पढ़ाना तो मामूली सा काम था, बैठा बैठा क्या करता। उसने अलमारी से खाते निकाले और उन्हें देखना शुरू किया। देखते देखते उसे लगा कि यहां तो हजारों रुपए का घपला है। रात को अकेला बैठा वो बही खातों को और गौर से देखता। अब इन गलतियों की बात किसको बताता? आपसे तो कभी मुलाकात होती नहीं थी। आखिर जो होना था वही हुआ। उसने सारी बातें दीवान जी को बताई। दीवान जी घबरा गए। उन्हें लगा कि ये लड़का तो उनका भंडा फोड़ कर देगा। उन्होंने ठान ली, मास्टर जी को रास्ते से हटाना होगा। देखो हरिनाथ, आज अमावस है, तुम मंत्र सिद्ध होना चाहते हो, उसके लिए यही मौका है। मैंने पंजिका देख के पता लगाया है, यही शुभ घड़ी है। तांत्रिक की कुटिया है, जंगल में 2 फर्लांग दूर। तुम अभी वहीं चलो,
और मंत्र साधना में लग जाओ। मैं तुम्हें ले चलता हूं। ये लो मंत्र। कपड़ों की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे ही चलो। 3 घंटे की साधना है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। आओ। यहां बैठकर साधना शुरू कर दो। सुना है जंगल में शेर है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शेर आ जाए, चुप्पी से रास्ते से बाहर चले जाना। वहां रेत है, शेर रेत पर नहीं जाता। बैठो। आंखें बंद करो। दीवान जी को पता था कि उस कुटिया के पीछे की जमीन पर रेत का दलदल है। शायद उनके तांत्रिक गुरु से ही पता लगा होगा उनको। मुझे और अजीत को भी उस दिन चिड़िया के शिकार के वक्त अकस्मात उस दलदल का पता चला था। दीवान जी जानवरों की बोली की नकल बखूबी कर सकते थे। हमारे यहाँ आने के बाद हमने उनसे कुत्ते के भौंकने की आवाज भी सुनी थी। उस दिन शायद आप नहीं समझ पाए कि शेर की दहाड़ दीवान जी खुद कर रहे थे। खैर, मास्टर जी को रास्ते से हटाने के बाद उन्होंने 4 साल के भई खाते वहां से हटा दिए। हो सकता है उसी दलदल में गायब कर दिया हूं। फिर मौके का फायदा उठाकर अलमारी से 6000 रुपए भी निकाल लिए। आपकी चाबी खो गई थी ना, लोगों को शक हुआ कि आपकी खोई हुई चाबी से मास्टर जी 6000 रुपए लेकर भाग गए। जब मैं और अजीत यहां आए तब यहां एक और नाटक चल रहा था, जिससे कि मास्टर जी के गायब होने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन तब लग रहा था कि शायद संबंध है और शायद उससे आप भी जुड़े हुए हैं। कैसे कैसे? हमारे समाज का एक कलंकपूर्ण अध्याय है विधवा का पतन। कोई नई बात तो नहीं है। अनादि सरकार की विधवा लड़की राधा के एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। उन्होंने बड़ी सावधानी से इस बात को छुपा कर रखा, लेकिन आपकी पत्नी को पता चल गया। उन्होंने फौरन आपको बताया और कहा कि यह सब कलंक हमारी जमींदारी में नहीं होना चाहिए, उन्हें फौरन निकाल देना चाहिए। इसीलिए आपने राधा को निकल जाने का आदेश दिया। लेकिन आपको कैसे पता चला? कुछ आपकी और अनादि सरकार की बातें सुनी थी, बाकी सब अनादि ने मुझे बताया। खैर, जब दीवान जी को यह पता चल गया कि हमें शक हुआ है कि मास्टर जी गुजर गए हैं, तो वे चौकस हो गए, थोड़ा सा डर भी गए। पहले उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि मास्टर जी जिंदा हैं। फिर उन्होंने तय कर लिया कि हम दोनों का जिंदा रहना उनके लिए खतरनाक है, इसलिए खुद ही जंगल की झोपड़ी में जाकर थोड़ी सी आग पैदा की और आधी रात को हमें दिखाया कि वो देखिए, मास्टर जी शायद उस कुटिया में जिंदा हैं। जब हमने ये फैसला किया कि हम उस कुटिया में जाकर देखेंगे मास्टर जी जिंदा है या नहीं, मन ही मन बहुत खुश हुए होंगे। तब तक दीवान जी ने ठान ली थी कि हमें भी मास्टर जी की तरह ही रास्ते से हटा देंगे। मैं भी यही मौका ढूंढ रहा था। उन्हें उकसाने के लिए मैंने भी कहा, ये तंत्र मंत्र सब ढकोसले हैं। दूसरे दिन दीवान जी हमें उस कुटिया में ले गए और कहा, फिर भी शेर अगर यहां तक आ भी जाए तो आप उस तरफ रेत पर चले जाइएगा। शेर रेत पर नहीं जाते। यह सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि हो ना हो मास्टर जी उसी रेत के दलदल में दफनाए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ है आपको तो मालूम है। उस रात को आपने मुझे राइफल ले जाने के लिए क्यों कहा? आप तो जानते थे कि शेर की दहाड़ सुनकर मैं शब्द भेदी गोली चलाऊंगा। हिमांशु बाबू, आप बुरा न मानिए। दीवान जी के लिए तो एक ही सजा थी, मौत। वो फांसी के तख्ते पर न लटक कर बंदूक की गोली से मरे। शायद यही उनकी किस्मत में लिखा था। आप तो सिर्फ एक जरिया मात्र थे। याद है उस रात आपने कहा था, अ टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर एन आई। अरे हिमांशु, ये अखबार में क्या लिखा है? दीवान जी बंदूक की गोली से मारे गए। मामला क्या है व्योमकेश बाबू?
अरे भाई कुछ हमें भी तो पता चले। क्या लिखा है? देखिए। जमींदार हिमांशु राय अपने कुछ दोस्तों के साथ रात में नजदीक के जंगल में शिकार करने गए थे। शेर की आवाज सुनकर उन्होंने गोली चलाई और लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर देखा कि शेर के बजाय उन्हीं के दीवान कालीघत भट्टाचार्य गोली खाकर मरे पड़े हुए हैं। वृद्ध दीवान इतनी रात गए जंगल में क्यों गए थे, इस रहस्य का कोई पता नहीं। पुलिस जांच पड़ताल के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि इस दुर्घटना के लिए जमींदार हिमांशु राय जिम्मेदार नहीं है। निशानेबाजी के वो बहुत माहिर हैं और इस इलाके के मशहूर शिकारी माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा पूरी सावधानी से गोलियां चलाई हैं। चलिए कुमार बहादुर, आपके यहां चलते हैं। यहां का तो किस्सा खत्म हो गया। रास्ते में बताता हूं कि दीवान जी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्यों?